वीडियो में सिर्फ आपको वीवीआई क्वेश्चन के बारे में बताने वाला हूं कि एग्जाम में किस तरह से वीवीआई क्वेश्चन आते हैं, कहां से आते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए, अगर आप इतना कर लिए तो फिर आप एग्जाम में बाउंडर मचाने वाले। मैं सबसे पहले आपको सजेस्ट करना चाहता हूं कि अभी आपको सिर्फ उन चीजों को पढ़ना जो कि आपके एग्जाम में आने वाले, फालतू चीजों पर अपना ध्यान नहीं दीजिए, टाइम वेस्ट नहीं कीजिए, नहीं तो फिर आप एग्जाम से बहुत दूर हो जाएंगे, अच्छे मार्क्स के लिए तड़पोगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमारा केमिस्ट्री का पहला चैप्टर क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। देखिए रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण डेफिनेशन से क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन सिर्फ मैं आपको बता देता हूं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो देखिए ध्यान से सुनिए, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है जब आपस में दो पदार्थ मिलता है, जब आपस में दो पदार्थ मिलता है और एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बस आपको इतना ही जानना है, इससे आगे आपको जानने का जरूरत नहीं है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। जब आपस में दो पदार्थ मिलता है तो एक नया पदार्थ का निर्माण करता है, इसे रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। अब आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, देखिए कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इससे क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, लेकिन एग्जाम में संतुलित करने वाला क्वेश्चन आता ही आता, जो कि मैं वीडियो के आगे में आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण क्या, इसका डेफिनेशन क्या, इसको आप बहुत ही अच्छा तरीका से याद कर लीजिए, आपको जो एग्जाम में 2 मार्क्स का आ सकता है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों एवं उत्पाद के प्रत्येक तत्वों के परमाणु संख्या बराबर होता है, उससे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखिए आपको इसको अभी तक समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको इसको डेफिनेशन से सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। जैसे देखिए H2 प्लस O2 मिलकर किसका निर्माण करता है, H2O। H2 प्लस O2 मिलकर किसका निर्माण किया, H2O। तो इधर वाला को क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं, उधर वाला को उत्पाद बोलते हैं। इतना तो आपको आता होगा, इतना आप पढ़ लियोगे अभी तक, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर H2 कितना, 2 H2 है, यहाँ पर H2 कितना, 2 H2 इधर दोनों तरफ, ठीक है। यहाँ पर O2 कितना, 2 O2 है, यहाँ पर O2 कितना है, 1 O2 है। तो ये हमारा क्या संतुलित नहीं है। लेकिन डेफिनेशन में हमको क्या बोल रहा है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद के प्रत्येक तत्वों का परमाणु संख्या बराबर हो। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होगा, जिसमें कि अभिकारक और उत्पाद के प्रत्येक तत्वों का परमाणु संख्या बराबर हो, तो उसको हम बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। तो इसको संतुलित रासायनिक समीकरण बनाने के लिए क्या करना होगा, ऑक्सीजन को भी यहाँ पर 2 करना होगा, और तब न जाके संतुलित रासायनिक समीकरण में आएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण, देखिए इसको ऑक्सीजन को 2 बनाने के लिए क्या करना होता है, यहाँ पर 2 हम लगाते हैं। कैसे 2 लगाते हैं, नहीं लगाते, मैं इसको वीडियो के आगे मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि संतुलित रासायनिक समीकरण के 5 या 6 क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है। तब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 4 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन 2 है। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है तो एक यहाँ पर हाइड्रोजन लग जाता है, ठीक है। इसको मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगा वीडियो के आगे में, तो बने रहिएगा। तो 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। तो इस तरह से ये हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण क्या हो गया, जिसमें अभिकारक और उत्पाद के प्रत्येक तत्वों का परमाणु संख्या दोनों तरफ बराबर हो, यह हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण होता है। अब आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में आता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है। उदाहरण दीजिए, हमसे पूछ रहा है कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण हो, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ समस्या आता है कि अवक्षेपण अभिक्रिया मतलब होता है कि जब 2 विलयक को, ध्यान से सुनिएगा मेरे बात को, मैं इतना स्पीड इसलिए बता रहा हूँ कि अभी आपको समय नहीं है ज्यादा इस सब में टाइम वेस्ट करने का, ठीक है। तो अवक्षेप क्या होता है कि जब 2 विलयक को आपस में मिलाया जाता है, जब 2 विलयक को आपस में मिलाया जाता है तो एक सफेद रंग का निर्माण होता है। जब 2 विलयों को आपस में मिलाया जाता है तो एक सफेद रंग का निर्माण होता है, जो जल में अविलय होता है, जो जल में घुलता नहीं है, तो उसी को बोलते हैं अवक्षेप। अवक्षेप क्लियर हो गया कि जब 2 विलयों को आपस में मिलाया जाता है तो एक सफेद रंग का निर्माण होता है, जो जल में अविलय होता है, अघुलनशील होता है, उसे अवक्षेप करते हैं। अब यहाँ पर आपको देखिए, इसके साथ एक एग्जाम्पल भी आपको एग्जाम में पूछेंगे कि देखिए क्या होगा, Na2SO4 प्लस BaCl2 2 विलय है, इसको जब मिलाएंगे तो हमारा क्या, किसका निर्माण, BaSO4, जो कि ये क्या होता है, अवक्षेप होता है। जो कि अवक्षेप होता है, इसके ये क्या होगा, सफेद, ये जल में क्या होता है, अविलय होता है, जल में यह नहीं घुलता है। तो इस तरीके से हमने 2 इंपॉर्टेंट देखिए क्या है कि उष्माशोषी एवं उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, एक का अर्थ क्या, एक उदाहरण दीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही ज्यादा चांस रहता है आने का, लगभग प्रत्येक बार ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। देखिए ये सब आप बहुत ही अच्छा तरीका से इसको आप रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, जो करना है, लेकिन आपको इसको करना ही करना है, चाहे साम दाम दंड भेद जो लगाना लगा, लेकिन इसको याद आपको करना ही करना है। देखिए क्या है इसका डेफिनेशन उष्माशोषी अभिक्रिया का, कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का शोषण होता है उसे उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। डेफिनेशन एक लाइन का आपको आराम से याद हो जाएगा। बोला कि
वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है, जिसमें ऊष्मा का ह्रास होता है, जिसमें ऊष्मा का कमी होता है, उसको ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। देखिए केमिस्ट्री में आपको एग्जाम्पल दिखाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, नहीं तो फिर आपको पूरा मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर ये पूरा 3 मार्क्स का आएगा, अगर आप दोनों में एग्जाम्पल नहीं दिखाएंगे तो आपको 1 या 1.5 मार्क्स आपको काट ले जाएंगे, इसलिए आपको एग्जाम्पल दिखाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इसको एग्जाम्पल से आप देखिए, इसका एग्जाम्पल से भी इसको डेफिनेशन क्लियर कर लेंगे कि देखिए वैसी रासायनिक जिसमें किसी ऊष्मा का शोषण होता है। यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया क्या मतलब क्या होता है, 2 पदार्थ आपस में मिलकर नया पदार्थ का निर्माण करता है। तो यहाँ पर देखिए रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, N2 + O2 मिला, 2NO का निर्माण हुआ। अब यहाँ पर मैं हमारा माइनस का जो साइन है -43 2K केल्विन क्लोरीन, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, -2 इतना क्या हो रहा है कि इतना ऊष्मा का शोषण हो रहा है। माइनस का मतलब डाउन हो रहा है, माइनस का मतलब इस तरह से डाउन हो रहा है, ऊष्मा का शोषण हो रहा है। अब प्लस का मतलब ऊष्मा का क्या हो रहा है, ऊष्मा बढ़ रहा है, इस तरह से बढ़ रहा है। इसको आप याद, डेफिनेशन में अगर यहाँ पर एग्जाम्पल में माइनस लगाएंगे तो एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेंगे वो समझ जाएगा कि बच्चा अच्छा से लिख रहा है, पढ़ा लिखा है, क्योंकि उतना या तो आप ऐसे साइन में एरो का साइन दिखाएंगे तो भी वो समझ जाएगा एग्जामिनर। अब हमारा नेक्स्ट क्या कि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या होता है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के बाद ऊष्मा उत्पन्न होता है। अब इसमें क्या होगा कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के बाद ऊष्मा उत्पन्न होता है, जिससे अभिक्रिया हुआ, ऊष्मा फटाक से उत्पन्न हुआ, ऊष्मा बढ़ने लगा, ऊष्मा बढ़ने लगा, तो उसको क्या बोलेंगे, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। पर जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन को मिला है, कार्बन डाइऑक्साइड मिला, तो यहाँ पर देखिए +94.45 केल्विन क्लोरीन, तो यहाँ पर हमारा क्या रहा, ऊष्मा बढ़ रहा है, यहाँ पर ऊष्मा बढ़ रहा है, ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है, बढ़ रहा है, बात एक ही है। तो इस तरीके से हमने इसको भी क्लियर कर लिया। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण दे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में बहुत ही ज्यादा चांस रहता है आने का। सबसे पहले समझेंगे कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है। देखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व किसी यौगिक से दूसरे तत्व को हटाकर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया क्या मतलब क्या होता है कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व किसी यौगिक से दूसरे तत्व को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। अब आपको देखिए इसको एग्जाम्पल से इसका डेफिनेशन अच्छा से क्लियर करेंगे। यहाँ पर इसका एग्जाम Fe+CuSO4 क्या होता है कि FeSO4, इसको एग्जाम्पल से कैसे समझेंगे। देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है कि अभी CuSO4 क्या एक यौगिक है और ये हमारा एक सिंगल तत्व है। तो Fe क्या बोलता है, CuSO4 Fe क्या करता है, Cu को बोलता है कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं, इसलिए मैं SO4 यानी सल्फेट के साथ रहूंगा, तुम बाहर जाओ। तो ये क्या करता है, Fe क्या करता है, Cu को यहाँ से हटा देता है और खुद क्या करता है, उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, एक नया तत्व, नया यौगिक का निर्माण करता है। जैसे देखिए क्या Fe क्या Cu को हटा दिया अपना जगह से और ये खुद अपना स्थान यहाँ पर ले लिया, क्या बन गया, FeS फेरस सल्फेट। Fe पहले था कॉपर सल्फेट, अब बन गया फेरस सल्फेट, और Cu को क्या हटा दिया, बाहर उठा के फेंक दिया, क्योंकि ये क्या था, फेरस से आयरन से कम ज्यादा ताकतवर था, इसलिए क्या किया, आयरन ने कॉपर को हटा दिया और खुद उसका स्थान ग्रहण कर लिया। अब आता है यहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। देखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 अभिकारक अपने मूलकों की अदला बदली करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। यहाँ पर भी सेम कंडीशन होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग होता है। यहाँ पर पहले से 2 यौगिक दिया रहेगा और दोनों यौगिक क्या करेगा कि अपने आयनों को अदला बदली करता है। आयनों को अदला बदली करने का मतलब होता है, देखिए बोलता है कि तुम वहां से हट जाओ, मैं उसके जगह चल जाता हूं, इससे क्या होगा कि तुम भी कंफर्ट जोन में आ जाओगे, मैं भी कंफर्ट जोन में आ जाऊंगा। देखिए उदाहरण से इसको क्लियर करेंगे। NaCl AgNO3 को जब यहाँ पर देखिए दोनों के अलग अलग यौगिक है, जब दोनों को निर्माण किया तो दोनों को आपस में मिला तो क्या बन गया, NaNO3 और AgCl। यहाँ पर क्या करता है कि Na क्या बोलता है, Ag से क्या बोलता है, अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगा, और मैं ज़्यादा कंफर्ट उसके साथ फील करूंगा। इसलिए क्या करता है कि Na क्या बोलता है, Ag से तुम वहाँ से हट जाओ, मैं तुम्हारे स्थान में चला जाऊंगा और तुम मेरे स्थान पे आ जाओ, तुमको भी कोई दिक्कत नहीं, हमको भी कोई दिक्कत नहीं। दोनों क्या करते हैं, आपस में साझा कर लेते हैं। Ag भी राजी हो जाता है, बोले ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं, तो मैं चला जाऊँगा तुम्हारे पास, जिससे कि मैं भी कंफर्ट जोन में आ जाऊँगा और दोनों का अपना काम भी पूरा हो जाएगा और इसमें कोई समस्या नहीं होगा। तो दोनों यहाँ आपस में साझा कर लेता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जबरदस्ती उठा के फेंक देता है। यहाँ पर
साझा होता है, यहाँ पर जबरन किया जाता है कि एफ क्या करता है, सीयू से जबरन उठा के फेंक देता है, बोलता है मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, मैं वहाँ पर रहूँगा, तुम हटो। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं होता, यहाँ पर साझा किया जाता है कि तुम मेरे जगह पर आ जाओ, मैं तुम्हारे जगह पर आ जाऊँगा, जिसमें दोनों को कोई दिक्कत भी नहीं होगा और दोनों का आराम से रिएक्शन हो जाएगा। देखिए NaCl AgNO3 बना, क्या क्या NaNO3 बना और AgCl बना। ठीक है, अगला टॉपिक को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसको कृपया करके मिस नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संयोजन एवं वियोजन अभिक्रिया क्या है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और इसी से एक अटैचमेंट क्वेश्चन क्या, देखिए कि संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। तो ये दो क्वेश्चन है, लेकिन मैंने एक ही जगह इसको इंक्लूड करके एक ही क्वेश्चन में रख दिया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन आपको बुक में अलग अलग दिखेंगे, लेकिन मैं इस वीडियो में ये एक ही क्वेश्चन से दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कराऊंगा, आपको अलग से करने का कोई जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आता है संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। देखिए बोल रहा है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। संयोजन का मतलब जुड़ना और वियोजन का मतलब अलग होना। जुड़ना, संयोजन का मतलब जुड़ना, जुड़ने का मतलब जब दो पदार्थ जुड़कर एक नया पदार्थ का निर्माण करता है। जब दो पदार्थ जुड़कर आपस में एक नया पदार्थ का निर्माण करता है तो उसी को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल से इसको क्लियर करेंगे, जैसे कि ये क्या हमारा हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब आपस में मिलाते हैं तो किसका निर्माण होता है, H2O का निर्माण होता है। तो देखिए यहाँ पर दो पदार्थ है, एक पदार्थ का निर्माण हुआ। क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब आपस में मिला रहे तो एक नया पदार्थ यानी जल का निर्माण हो रहा है। इसको आप संतुलित कर लीजिएगा कैसे, देखिए H2O2, यहाँ पर दो ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन, यहाँ पर दो हाइड्रोजन, दो ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पर दो करना होगा, फिर आपको यहाँ पर दो करना। कैसे संतुलित हो रहा है मैं इसके लिए आपको आगे बहुत ज्यादा डिटेल में बताऊंगा, मैंने पहले भी बोल चुका हूँ। ठीक है, अब देखिए वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, जस्ट इसका ऑपोजिट होता है वियोजन अभिक्रिया, जस्ट इसका ऑपोजिट। संयोजन में क्या होगा, दो पदार्थ जुड़कर एक पदार्थ का निर्माण करेगा, और इसमें क्या होगा कि एक पदार्थ टूटकर दो अलग अलग पदार्थ का निर्माण करेगा, उसी को बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। देखिए वही हमने लिखा है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, उसी को बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। एग्जाम्पल जस्ट इसका ऑपोजिट आप उठा के लिख दीजिए। देखिए एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे कि H2 जब जल को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, H2+ O2, इसको आप संतुलित कर लीजिएगा। अब यहाँ पर तो हमारा एक क्वेश्चन क्लियर हो गया कि संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया क्या होता है। अब इसी क्वेश्चन में देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया का विपरीत क्यों कहा जाता है। तो कारण तो यही ना कि इसका ऑपोजिट हो रहा है। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ा, इसका निर्माण हुआ, और ये जब टूट रहा है तो इसका निर्माण हो रहा है। तो आपको एग्जाम में कैसे लिखना, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ऐसे नहीं लिखना। देखिए आपको सेम ऐसे डेफिनेशन आपको लिखना है एकदम, संयोजन अभिक्रिया का वियोजन अभिक्रिया, यहाँ संयोजन अभिक्रिया लिखा है, सेम डेफिनेशन आपको उतारना है। अगर ये सेकंड वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया तो वियोजन अभिक्रिया का भी संयोजन अभिक्रिया लिखना है, एकदम सेम आपको ऐसे लिखना है। अब आपके नीचे एक लाइन छोड़ के लिखना है कि अतः संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया का विपरीत इसलिए कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है उसको तो आपको, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत कार्य करता है, इसीलिए संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया का विपरीत कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन से हमारा दो क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया। ठीक है, हमारे सामने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। देखिए क्या है कि उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया क्या है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बनता ही है, साथ ही साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों आने का चांस रहता है। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह से आएंगे मैं उसको भी बताऊंगा। ठीक है, इस टॉपिक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। सबसे पहले आता है उपचयन अभिक्रिया। देखिए क्या है कि वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग एवं वृद्धि हो, उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। डेफिनेशन कोई भारी भरकम नहीं, याद आराम से हो जाए, खाली इसके एग्जांपल को आपको समझना है कि किस तरह से उपचयन हो रहा है, किस तरह से ऑक्सीजन का योग हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, सिर्फ आपको इसको समझना है। डेफिनेशन एक लाइन के जो आप आराम से याद कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल से समझेंगे कि ऑक्सीजन का किस तरह से योग एवं वृद्धि हो रहा है। देखिए योग कैसे हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉपर और ऑक्सीजन का अभिक्रिया हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, कॉपर और ऑक्सीजन का अभिक्रिया हो रहा है, और क्या बन रहा है, कॉपर ऑक्साइड CuO बन रहा है। तो आप सबसे पहले हमको ये बताइए कि यहाँ पर हमारा कॉपर कितना, हमको कॉपर 1 दिख रहा है, लेकिन जैसे ही ये इसके साथ अभिक्रिया किया तो यहाँ पर क्या हुआ, कॉपर में ऑक्सीजन बढ़ गया। कॉपर में ऑक्सीजन बढ़ा कि नहीं, तो पहला आप ध्यान दीजिएगा कि कॉपर में योग हुआ कि नहीं। ऑक्सीजन के पहले ऑक्सीजन अकेला था, रिएक्शन कराया, कॉपर के साथ जुड़ गया, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का योग हुआ, हमको आराम से दिख गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए वृद्धि कैसे हो रहा है, अभी कॉपर के पास कुछ नहीं है, ये अकेला है, लेकिन जैसे ही इसके साथ रिएक्शन किया कॉपर में ऑक्सीजन बढ़ गया, तो इसमें क्या दिख रहा है कि ऑक्सीजन का वृद्धि भी हो रहा है। ठीक है, तो आप सिर्फ इसको संतुलित कर लीजिएगा, यहाँ पर 2 लगेगा और यहाँ पर 2 लगेगा, योग एवं वृद्धि हो गया। इसमें भी चले और एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए अभी हाइड्रोजन सिंगल, इसके पास कुछ नहीं है,
यहाँ पर ऑक्सीजन है, ये भी सिंगल है, जैसे कि हम लोग सिंगल है उसी तरह ये भी क्या है, सिंगल है। तो जब H2 प्लस O2 जब दोनों आपस में अभिक्रिया कराते तो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का सबसे पहले एडिंग हो रहा है, योग हो रहा है, और साथ ही साथ हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, सॉरी वृद्धि हो रहा है। तो इसको यहाँ पर इसको संतुलित कर लेंगे, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2, 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। कैसे हो रहा है, आराम से टेंशन नहीं लीजिए, आगे बताएंगे, ठीक है। अब आते हैं, देखिए उपचयन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आशा करते हैं। अब आते हैं अपचयन में, ठीक है, कि वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी एवं ह्रास हो। ह्रास का मतलब क्या होता है, इसमें कमी होगा, और सॉरी कमी एवं ह्रास मतलब दोनों कम होना, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है। उसे क्या बोलते हैं, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, उसे अपचयन अभिक्रिया कहता है। अब यहाँ पर देखिए अपचयन कैसे हो रहा है, ऑक्सीजन का कमी कैसे हो रहा है, ऑक्सीजन का ह्रास कैसे हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जैसे Zn जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड को जैसे हमने कार्बन के साथ रिएक्शन कराए तो हमको क्या मिल गया, Zn प्लस Cu। तो अभी यहाँ पर देखिए Zn के पास क्या ऑक्सीजन है कि नहीं, Zn के पास ऑक्सीजन है, लेकिन जैसे ये इसके साथ अभिक्रिया कराए Zn के पास ऑक्सीजन गायब हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या दिख रहा है कि ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, Zn से ऑक्सीजन कम हो गया, गायब हो गया। तो इस तरह से ऑक्सीजन का क्या हुआ, ह्रास हुआ कि नहीं, बिल्कुल हुआ। अब आते हैं इंपॉर्टेंट, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो ये वाला हमेशा आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, जो काफी सिंपल डेफिनेशन है और इन दोनों से रिलेटेड है, ठीक है। तो रेडॉक्स क्या होगा, जब रेडॉक्स अभिक्रिया हो तो जब अपचयन और उपचयन की क्रिया दोनों साथ साथ में हमको देखने को मिलता है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स क्या होता है, और एक बार चलो रिपीट करते हैं कि जब उपचयन और अपचयन की क्रिया दोनों साथ साथ में होता है तो उसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। देखिए एग्जांपल से क्लियर करेंगे, यहाँ पर डेफिनेशन हमने वही लिखा जो मैंने बोला, ठीक है। यहाँ पर देखिए CuO है प्लस H2 है, CuO प्लस H2, जब इसको H2 के साथ रिएक्शन कराए तो C हो गया। तो यहाँ पर आपको सिर्फ बताना है कि किसका उपचयन हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव ऐसे पूछेंगे, इस तरह से आपको एक रिएक्शन दे देगा, इस तरह से आपको बड़ा सा एक रिएक्शन देगा, अब बोलेगा इसमें से बताओ किसका उपचयन हो रहा है किसका अपचयन हो रहा है। तो कैसे पहचानेंगे, ध्यान दीजिए। जैसे CuO है प्लस H2, तो CuO को जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा तो हमको Cu मिला। तो पहले क्या, रिएक्शन से पहले बिफोर रिएक्शन क्या था, Cu के पास ऑक्सीजन था, इसके साथ रिएक्शन क्या, ऑक्सीजन हट गया। तो जब ऑक्सीजन हटता है, जब ऑक्सीजन हट जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं कि नहीं, अपचयन बोलेंगे कि जब ऑक्सीजन गायब हुआ, कम हो गया तो ऑक्सीजन, तो उसको क्या बोलते हैं, अपचयन बोलेंगे। तो अपचयन को कैसे पहचानेंगे कि देखेंगे कि बिफोर रिएक्शन में उसके पहले क्या रहेगा, रिएक्शन से पहले उसके पास ऑक्सीजन रहेगा, आफ्टर रिएक्शन के बाद ऑक्सीजन हट जाएगा, और जिस तत्व में ऐसा देखने को मिलता है तो उसको हम बोलेंगे अपचयन। और उपचयन का मतलब क्या होगा, देखिए अभी इसके पास क्या, हमको ऑक्सीजन दिख रहा है, रिएक्शन से पहले ऑक्सीजन नहीं है, जैसे रिएक्शन किया तो इसके पास क्या ऑक्सीजन बढ़ा कि नहीं, तो जब ऑक्सीजन बढ़ जाएगा तब उसको क्या बोलेंगे, उपचयन अभिक्रिया बोलेंगे। तो इस तरह से हमारा उपचयन और अपचयन में सारा डाउट क्लियर हो गया। कि उन वियोजन अभिक्रिया का एक एक उदाहरण दे जिनमें उष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। देखिए इस क्वेश्चन में आपको जनरली क्या बोल रहा है कि आपको एक एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण देना है, और वो वियोजन एक उष्मा की उपस्थिति में होना चाहिए, और वो वियोजन प्रकाश की उपस्थिति में होना चाहिए, वो वियोजन विद्युत की उपस्थिति में होना चाहिए। आपको वही बोल रहा है क्वेश्चन में कि वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण दे जो कि इन तीनों की उपस्थिति में हो रहा है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ऊर्जा का उष्मा, जो कि वियोजन अभिक्रिया जो वो उष्मा के रूप में कैसे होता है, उष्मा की उपस्थिति में वियोजन कैसे होगा। CaCO3 को क्या करेंगे, अगर हमको वियोजन करना होगा, ध्यान से सुनिएगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हमको अलग अलग करना होगा तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, उष्मा का सहायता लेना होगा, उसी के उपस्थिति में, उसी के हेल्प से हम क्या करने सकेंगे, इसको अलग करने सकेंगे। और कैसे टूट के कैसे बनेगा, CaO प्लस CO2 कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। जब कैल्शियम कार्बोनेट को उष्मा की उपस्थिति में अलग करेंगे तो क्या क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमारा दूसरा है कि जब, अब आपको बोला है कि एक और वियोजन अभिक्रिया को उदाहरण दे जो कि प्रकाश की उपस्थिति में होगा। देखिए AgCl को अगर आपको अलग करना होगा, वियोजन करना होगा तो क्या करना, प्रकाश का सहायता लेना होगा, तभी जाके आप इसको अलग कर सकते हैं। ये टूटेगा कैसे, देखिए Ag प्लस Cl2 में ये टूटेगा, ठीक है। अब आपको तीसरा बोल रहा है कि आपको एक और वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण देना जो कि विद्युत अपघटन के रूप में, जो कि विद्युत की उपस्थिति में क्या होगा, अलग होगा, विद्युत की उपस्थिति में, जो कि H2O जब टूटेगा तो क्या बनेगा, 2H2 प्लस O2। तो आपको यही बोल रहा है क्वेश्चन, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ आपको एक एक उदाहरण दिखाना है जो कि वो जो कि उष्मा की उपस्थिति में वियोजन होगा, प्रकाश की उपस्थिति में वियोजन होगा और विद्युत की उपस्थिति में वियोजन होगा। आपको यही क्वेश्चन में बोल रहा है और ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा। अब देखिए इससे एक छोटा मोटा क्वेश्चन निकल कर आता है एग्जाम को में आ सकता है 2 नंबरिया।
प्रकाश वियोजन, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या? तो देखिए यहाँ पर प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या, ये इससे रिलेटेड है कि जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होने वाली अभिक्रिया को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। तो देखिए तीनों में से अगर हम ध्यान से देखेंगे तो देखिए प्रकाश की उपस्थिति है कि नहीं, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है कि, तो इसी को बोलते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। और एक बार दोहराते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है कि क्या होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अगर आपको इसका एग्जांपल लेना है तो आपको 2 नंबर वाला एग्जांपल उठा के आपको यहाँ पर लिख देना, तो यही है इसका एग्जांपल, क्योंकि ये 2 नंबर वाला क्या हो रहा है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रहा है, वियोजन हो रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोला है कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वो काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X का एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताना। आपको बोल रहा है कि एक ऐसा चमकदार तत्व का नाम बताए जो भूरे रंग का होता है, तो वो तत्व क्या है, X है। ठीक है, आप बोल रहा है कि आपको आंसर में क्या बताने बोल रहा है कि इस X का नाम बताइए। और अभी क्वेश्चन में X किसको माना है कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व है, क्वेश्चन में इसको X माना है। तो आपसे बोल रहा है कि वो X कौन सा तत्व है, तो भूरे रंग का चमकदार तत्व कॉपर होता है, इसको आप याद रखिएगा। तो X क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, CuX क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा। ठीक है, एक लाइन तो क्लियर हो गया, इसका आंसर हमको मिल गया। अब बोल रहा है क्या, देखिए उस काले रंग के यौगिक का नाम बताए। तो अब बोल रहा है उस काले रंग का यौगिक का नाम बताइए। तो देखिए काला रंग का यौगिक क्या होगा, देखिए इसका आंसर आपको कैसे मिलेगा, काला रंग का यौगिक, कैसे आंसर इसका निकालेंगे। यहाँ पर आगे इस क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि एक भूरे रंग का चमकदार था तो X, तो X का मान हम X क्या है पता चल गया, कॉपर है। वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वो काला हो जाता है। तो जब कॉपर को वायु में रखेंगे तो उसके उपस्थिति में जब गर्म करेंगे तो कॉपर क्या हो जाएगा, देखिए जब Cu को वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे, वायु मतलब ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन में रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, CuO बन जाएगा। CuO बन जाएगा। Cu को जब ऑक्सीजन के साथ उपस्थिति में गर्म करेंगे तो वो काला रंग का हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, CuO कॉपर ऑक्साइड, तो वो काला रंग का यौगिक क्या होगा, CuO होगा। आपको इस क्वेश्चन में सबसे पहले X का मान, X क्या वो पता लगाना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उस X को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा देना। जैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो CuO बन जाता है, और वो Cu क्या होता है, काले रंग का यौगिक होता है। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संक्षारण एवं विकृत गंधिता को समझे। इसका डेफिनेशन नहीं लिखी क्योंकि बहुत ही ज्यादा आसान, इसको मैं एग्जाम्पल से आपको क्लियर कराता हूँ। देखिए संक्षारण का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम कोई लोहा की वस्तु को खुला में रख देते हैं तो उसमें जंग लगने का क्या कारण होता है, जंग लगने का बेसिक कारण क्या होता है, वर्षा का पड़ना, ऑक्सीजन का मिलना। देखिए यही हमारा 2 बेसिक कारण है, उसमें क्या होता है, जंग लग जाता है। तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, इसका आंसर आपको कैसे लिखना, देखिए संक्षारण का मतलब होता है जब किसी लोहे के वस्तु को अम्ल तथा नमी से की उपस्थिति में रखेंगे तो वो क्या होता है, संक्षारित हो जाता है। और इसी घटना को क्या बोलेंगे, संक्षारण बोलेंगे। जब किसी लोहे के वस्तु को अम्ल तथा नमी की उपस्थिति में रखते हैं तो वह संक्षारित हो जाता है, और इस घटना को संक्षारण कहते हैं। अगर आपको एग्जाम्पल बोलेगा तो आपको बता देना है कि लोहे के वस्तु में जंग लगना। अब दूसरा हमारा क्या है, विकृत गंधिता। दूसरा क्या है, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता का मतलब होता है कि जैसे कि हम सब्जी बनाए, तेल से बना सब्जी, ठीक है, तेल से बना सब्जी को अगर खुले में रखेंगे 2-4 घंटा तो वो क्या हो जाता है, उसमें अरुचिकर गंध और स्वाद उत्पन्न होने लगता है। तो इसी को बोलते हैं विकृत गंधिता। इसका आपको डेफिनेशन कैसे लिखना है कि जब, इसको आप देखिए कैसे लिखना है, जब किसी वसा तथा तेल से बने खाद्य पदार्थों को ऑक्सीजन की उपस्थिति में रखा जाता है तो उसमें अरुचिकर गंध और स्वाद उत्पन्न होने लगता है, और इसी घटना को क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता बोलते हैं। बात क्लियर। अगर इसका एग्जांपल आपको पूछेगा तो लिख देना है कि सर्दियों के मौसम में सब्जी का खराब होना। ठीक है, इसका यही होगा। अब देखिए मैं आपको आगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बताने वाला, जो इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप हमसे कहीं भी लिखवा कर लिख लीजिए कि वो एग्जाम में 100% आएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करे। या तो आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का सकता है या 3 मार्क्स, 2 में से 100% आ ही सकता है। ठीक है, तो वीडियो में अभी तक बने रहिए, नहीं तो फिर आपको बहुत ज्यादा लॉस हो, क्योंकि मैं सबसे इंपॉर्टेंट के क्वेश्चन के बारे में बताने वाला। लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए क्या है कि निम्न रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करे। आपके एग्जाम इस तरह से 5 या 3 आएंगे। देखिए आपको इस तरह से Na+O2 Na2O दिया रहेगा। अब आपको बोलेगा इसको संतुलित करें। संतुलित
संतुलित रासायनिक समीकरण हमने क्या बोला था कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक और उत्पाद के दोनों ओर परमाणु की संख्या क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो हमको यहाँ क्या करना है, दोनों अभिकारक और उत्पाद दोनों ओर के तत्वों को क्या करना होगा, इक्वल करना होगा, बराबर करना होगा। तो वही करेंगे, ठीक है। अब सबसे देखिए, इसके लिए हमने स्पेशल वीडियो भी अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। जैसे कि Na इधर अभिकारक की ओर हमारा Na की संख्या कितना है, 1 है, और अब आते हैं डैश के उधर, इधर हमारा Na की संख्या कितना है, 2 है। तो इन दोनों को हमको क्या करना है, इक्वल करना है। इन दोनों को इक्वल करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए इसमें इक्वल करने का कंडीशन क्या है, आप प्लस या माइनस नहीं कर सकते, ओनली इनटू कर सकते हैं। प्लस या माइनस नहीं कर सकते, ओनली इनटू कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये 1 है, ये 2 है, तो क्या हम 1 से 2 आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको क्या करेंगे, 2 इंटू कर देंगे। तो इसका मतलब हमको क्या है कि इस Na को 2 से इंटू करने का जरूरत है। और ये 2 आप हमेशा याद रखिएगा कि आगे लगाइएगा, पीछे नहीं लगाइएगा, ना बीच में ना पीछे, हमेशा आगे लगाना है। तो अब हमारा क्या हुआ, Na की इधर भी 2 है, Na इधर भी 2 है, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन हमारा 2 इधर है, लेकिन इधर क्या ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन 1 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, इधर 2 है। तो इसको भी हमको संतुलित करना है। तो इसको संतुलित करने के लिए क्या करना होगा, अब हमको इसको 2 बनाना है। 2 बनाने के क्या करेंगे, इसको 2 से इंटू कर देंगे। मतलब इस वाले ऑक्सीजन को क्या करना है, 2 से इंटू करना है। लेकिन बहुत सारा बच्चा जनरली इसमें गलती क्या कर देता है, या तो कोई यहाँ पर 2 लगा देता है, जो कि बिल्कुल रॉन्ग मेथड है, या तो बहुत और इंटेलिजेंट बच्चा जो यहाँ पर 2 लगा देता है, ये भी बिल्कुल पूरे तरीका से रॉन्ग है। आप इस 2 को हमेशा क्या बोले, एकदम आगे लगाना है। आगे तो लगा दे, लेकिन तब जाके क्या हो जाता है, गड़बड़ी आ जाता है। और ये गड़बड़ी क्या आता है कि इस Na की संख्या में बढ़ोतरी हो जाता है। पहले हमारा Na कितना था, 2 था, लेकिन जैसे यहाँ पर रखे ये इसके साथ क्या हो जाता है, इंटू हो जाता है। 2 दुगुनी कितना हो गया, Na 4 हो गया। तब हमारा यहाँ Na तो 4 हो गया, लेकिन यहाँ हमारा Na कितना है, 2 Na। तो आपको क्या करना है, इसको मिटा के यहाँ पर 2 के जगह 4 लिखना है। अब देखिए मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ जो बहुत कोई नहीं बताता है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करेंगे जानता है, डायरेक्ट एग्जाम के कॉपी में नहीं बनाना, रफ वाला पेज में पहले इसको आपको बना लेना है, तब जाके इसको फाइनल आंसर लिखिएगा, नहीं तो आप ऐसे फंस जाएगा। क्योंकि आप देखिए ऐसे जैसे आप इसको सॉल्व करते चले जाएंगे ना, तो क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन में क्या जानता है, जो तत्व पहले से संतुलित रहता है ना, दूसरे तत्व को संतुलित करने के चलते वो असंतुलित हो जाता है, और जो असंतुलित तत्व रहता है वो दूसरों को संतुलित करने के चलते वो अपने आप संतुलित हो जाता है। तो बाद में इस तरह से आपको गड़बड़ी हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो इसको आप पहले रफ में सॉल्व कीजिएगा, संतुलित कीजिएगा, अब फिर डायरेक्ट फ्रेश आप इसको नोट कर दीजिएगा। इस तरह से आपको पूरा मार्क्स मिलेगा, नहीं तो गलती हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, देखिए H2S प्लस O2 डैश H2O प्लस SO2। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन की संख्या कितना, इधर 2 है, यहाँ पर नहीं। अब डैश की इधर हमको यहाँ पर हाइड्रोजन कितना दिखा, 2 दिखा, कोई दिक्कत नहीं, हाइड्रोजन क्या संतुलित है। लेकिन ऐसा नहीं है, हो सकता है कि दूसरे तत्व को संतुलित करने के चलते हाइड्रोजन में दिक्कत आ जाए, हाइड्रोजन की संख्या बढ़ जाए, दोनों तरफ कहीं भी बढ़ सकता है। देखिए कैसे। अब आते हैं यहाँ पर S कितना है, S 2 है, सॉरी S 1 है, और इधर हमारा S कितना है, इधर भी S 1 है। तो S में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, S भी संतुलित हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, क्या, ऑक्सीजन। अब हमारे देखिए ध्यान दीजिएगा, इधर ऑक्सीजन कितना है, 2 है। अब इधर ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है। कुल मिलाकर हमको इधर ऑक्सीजन कितना है, 3 है। तो आप देखिए इसको क्या कीजिएगा, देखिए पहले हम क्या करेंगे जानते हैं कि इन दोनों को पहले इक्वल करेंगे, सम संख्या बनाएंगे, इन दोनों को पहले इक्वल करेंगे, फिर इधर वालों से करेंगे। तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 1 और 2 को इक्वल करने के लिए क्या करना होगा, इसको आपको क्या करना है, 2 से इंटू कर देना है। 2 से इंटू करेंगे तो देखिए यहाँ पर 2 से इंटू करेंगे तो वो 2 का रखेंगे, यहाँ रखेंगे, तब ना जाके संतुलित होगा। तो आप देखिए हमारा इधर ऑक्सीजन कितना हो गया, इधर 2 हो गया, इधर 2 हो गया। कुल मिलाकर हमारा इस साइड में क्या हो गया, उत्पाद में ऑक्सीजन की संख्या कितना हो गया, 4 है, लेकिन अभिकारक में ऑक्सीजन की संख्या कितना है, 2 है। तो क्या करना होगा, 2 से इंटू, और वो 2 कहाँ रखेंगे, यहाँ पर। तो ऑक्सीजन तो हो गया संतुलित, लेकिन रे बबुआ अभी भी आप गलत है। अगर इस तरह से करके जाएंगे तो पूरा गलत है। क्यों क्या हुआ, हाइड्रोजन पे दिक्कत आ गया ना। हाइड्रोजन पहले 2 था, अब कितना हो गया, 4 हो गया, 2 दूनी 4। उस हाइड्रोजन को 4 बनाने के लिए यहाँ पर रखेंगे। अभी भी आप गलत हैं, कितना दिक्कत हो रहा है, देखिए दिखने में कितना आसान, लेकिन कितना गलत। अभी भी आप गलत है। कैसे गलत है बोलो, कैसे। देखिए यहाँ पर सल्फर कितना, 1 है, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर सल्फर 1 है, यहाँ पर सल्फर 2 है, क्योंकि ये 2 इसके साथ भी गुना है, इसके भी साथ गुना है। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर सॉरी 1 है। तो इन दोनों को संतुलित करने के लिए क्या करना होगा, इसको 2 से गुना करना होगा। 2 से गुना करना होगा तो 2 को कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे। आप बोलेंगे ये तो सही हो गया, नहीं बिल्कुल नहीं, आप अभी भी गलत है।
कितना दिक्कत आ रहा है वो देखिए। इसीलिए मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि आप इसको पहले रफ में कीजिएगा। कैसे कैसे देखिए, इधर हमारा टोटल ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, और यहाँ पर देखिए ये 2 जब सल्फर को इक्वल करने के चलते गुना के तो क्या हुआ, 2 इसके साथ भी गुना हो गया तो 2 दूगुनी 4 हो गया। मतलब इधर हमारा टोटल कितना हो गया, 6 हो गया, और इधर टोटल कितना हो गया, 4 हो गया। तो अब इसको क्या कैसे करेंगे सॉल्व, तो क्या करना होगा, यहाँ पर 2 की जगह ना लिख के आपको 3 लिखना है, तब 3 दूनी क्या होगा, 6 होगा। अब देखिए हमारा दोनों तरफ संतुलित हुआ कि नहीं, कितना लफड़ा था। अगर इसको आप डायरेक्ट कॉपी में करते तो गलती होता कि नहीं, बिल्कुल गलती होता। फिर आप कलम से लिखते तो आप जान के भी क्या हो जाता, आपका गलत हो जाता है। तो इस तरह से आपको पहले रफ में सॉल्व करना है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, N2 + H2 डैश NH3 अमोनिया, ठीक है। यहाँ पर Na कितना है, 2 है, यहाँ पर Na कितना है, 1 है। बड़ा आसान क्वेश्चन लग रहा है। इसको क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे, और वो 2 कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, तो हमारा N का समस्या खत्म। अब आता है हाइड्रोजन, ये 2 किसके साथ, इन 3 हाइड्रोजन के साथ गुना हो जाएगा तो कितना हाइड्रोजन हो जाएगा, टोटल हाइड्रोजन 6 हो जाएगा। अब इधर हमारा हाइड्रोजन कितना है, 2 है। 2 को तो देखिए, इसको तो 2 बना नहीं सकते, 6 को 2 बना नहीं सकते, तो इसको 6 बनाने के लिए क्या करना होगा, 3 से गुना, और वो 3 कहाँ रखेंगे, यहाँ। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, आराम से संतुलित हो गया। इसमें तो ज़्यादा माथामारी नहीं था। अब आते हैं नेक्स्ट, Pb ब्रैकेट NO3 2, फिर तुम्हारा डैश PbO + NO2 + O2। अब यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, पढ़ने का पहले तरीका देखिए। Pb का आप एक मानिएगा, Pb अलग अलग तत्व नहीं है। Pb का मतलब होता है लेड यानी शीशा, तो Pb एक ही तत्व है, N अलग है, ऑक्सीजन अलग है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए Pb कितना, इधर इस साइड में 1 है, इस साइड में 1 है। Pb के कोई दिक्कत नहीं है, संतुलित हो गया। लेकिन क्या हो सकता है, आगे असंतुलित हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर ब्रैकेट, यहाँ ब्रैकेट NO3 2, और ये 2 क्या, इसके मतलब ये इसके साथ गुना नहीं है, ये 2 सिर्फ इस N के साथ गुना है, और ये O के साथ गुना है। अगर होल ब्रैकेट रहता तब सबके साथ गुना होता है, यहाँ पर होल ब्रैकेट नहीं है, सिर्फ ये 2 क्या N के साथ इंटू में, और ये ऑक्सीजन के साथ इंटू में। तो अब हमको देखना है कि इधर हमारा नाइट्रोजन कितना है, सिर्फ यहाँ पर 2 ही नाइट्रोजन दिख रहा है, इधर लेकिन 1 नाइट्रोजन दिख रहा है। तो इसको क्या करना होगा, 2 से गुना करना होगा, हो गया संतुलित, नाइट्रोजन पे संतुलित। अब आता है ऑक्सीजन, ध्यान दीजिएगा, ऑलरेडी ऑक्सीजन 3 था, ये 2 के साथ गुना हो रहा है, ये इसके साथ गुना हो रहा है कि नहीं, तो 2 3 कितना हो गया, ऑक्सीजन 6 बबुआ। अब इधर देखिए ऑक्सीजन कितना है, 2, इधर ऑक्सीजन 2। अब ये 2 देखिए इसके भी साथ गुना है, इसके भी साथ गुना है, तो पहले हमारा 2 ऑक्सीजन था और 2 गुना हो गया, तो कितना हो गया, 4। तो 4 और 2 कितना, 6। तो देखिए ये संतुलित हुआ कि नहीं, आराम से संतुलित हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, क्या देखिए Na इधर नहीं है, इधर Na संतुलित है, कोई दिक्कत नहीं। इधर 2H2, इधर H2 कितना देखिए, यहाँ पर 2 गो है और यहाँ पर 1 गो है, यहाँ पर 2, यहाँ पर। अब देखिए इसको आप संतुलित करने के लिए क्या कीजिएगा, पहले इस साइड वाला को ही आप संतुलित कीजिए, सम संख्या बनाइए, पहले इस साइड वाला को, दोनों को इक्वल कीजिए। तो दोनों को इक्वल करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको 2 से इंटू करना होगा, 2 से इंटू करना होगा। और इस 2 को हम यहाँ पर नहीं रख सकते, यहाँ रखे नहीं, यहाँ पर भी नहीं रख सकते, कहाँ पर, यहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ पर रखेंगे तब हमारा इधर कितना हो गया, हाइड्रोजन इधर यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, हाइड्रोजन टोटल 4 हो गया। इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो वो 2 यहाँ पर भी क्या करना है, आपको लगाना होगा, तब न इधर मेरा क्या हो गया, हाइड्रोजन भी संतुलित हो गया। लेकिन अब आता है कि इसमें Na पे तो गड़बड़ी हो गया। क्या गड़बड़ी हो गया भाई, देखिए गड़बड़ी यहाँ पर पहले Na 1 था, यहाँ पर 1 था, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे हम हाइड्रोजन को संतुलित करने गए, ये Na पे अटैक किया, 2 लगाया तो क्या हो गया, 2 इसके साथ भी गुना हो गया, 2 Na हो गया, तो यहाँ पर भी आपको 2 लगाना होगा। अब Na पे डाउट क्लियर। लास्ट बचा हमारा ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 इसके साथ भी गुना है, 2 इसके भी साथ गुना, तो हमारा 2 ऑक्सीजन कितना, 2 है। नेक्स्ट आता है Na कितना है, Na संतुलित, और सिर्फ ऑक्सीजन पर हमको ध्यान देना, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हुआ कि नहीं, 2 इसके साथ भी गुना, तो ऑक्सीजन दोनों संतुलित। तो इस तरीके से हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। देखिए मैं ऐसा इसलिए इतना शॉर्ट वीडियो बनाया, कारण यह है कि जानते हैं
कि अभी आपका एग्जाम में कुछ ही और दिन बचा है, 10 से 12 दिन बचा है, जिसमें कि आपका साइंस का एग्जाम हो जाएगा। तो उतना दिन में अगर आप पूरा डिटेल में पढ़िएगा तो फिर आपको उतना तो दिक्कत हो जाएगा। और अगर आप इतना कर लिए तो मैं आपको चैलेंज के साथ, गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि इस चैप्टर से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि इस चैप्टर में एक भी ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है जो हमने इस वीडियो में नहीं करा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।